नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर और मेरा नाम है मानसी। आज हम बात करेंगे एक बेहद खास मुद्दे पर। लॉकडाउन जैसे ही शुरू हुआ उसके बाद पर्यावरण की कई सारी खबरें आने लगी कि किस तरह लोगों के घर के भीतर रहने से पर्यावरण को एक वरदान सा मिला है और किस तरीके से एक्यूआई सुधर रहा है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहरों में से एक शहर दिल्ली का एक्यूआई सालों बाद नॉर्मल पर पहुंचा है, सैटिस्फैक्टरी पर पहुंचा है। पर्यावरण के इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट एंड राइटर हृदेश जोशी जी, जिनका एक ब्लॉग भी है, इको एंड एनर्जी टॉक नाम से ये यूट्यूब चैनल है जो कि इन्वायरमेंट की बात करता है। बहुत बहुत स्वागत है हृदेश जी आपका लाउड स्पीकर पर। बहुत शुक्रिया। हृदेश जी, पर्यावरण से जुड़ी कई सारी बातें पहले भी होती रही हैं, चलती ही रहती हैं। इसके पहले दिल्ली के स्मॉग में लोगों ने मास्क लगाए और अब लॉकडाउन में लोग मास्क लगा के घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन लॉकडाउन में एक बात ये हुई कि सभी घरों के अंदर हैं, कार बस नहीं चल रही है, तो एक्यूआई सुधर गया, वायु प्रदूषण जो है वो सुधर गया। तो ये कितना सैटिस्फैक्टरी है, हम काफी खुश हो गए इससे कि अरे वाह, इतना अच्छा हो गया सब कुछ। पर ये कितना सैटिस्फैक्टरी है और ये कितना लंबा चलने वाला है, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद क्या ये साबित हो जाएगा कि ये टेम्परेरी है? जी देखिए, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि लॉकडाउन खुलने के बाद हम कैसा लाइफस्टाइल इस्तेमाल करते हैं। अभी हम एक फोर्स्ड लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, यानी कि अगर हम अभी कार को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पाबंदियां हैं, राइट। अगर हम पर पाबंदियां ना हो तब हम कैसे व्यवहार करते हैं, इस बात पर पर्यावरण निर्भर करता है। और जो पर्यावरण की पूरी लड़ाई है वो इसी बात को लेकर है, मानसी, कि जो लाइफस्टाइल है दुनिया भर में, जो लड़ाई है अमीर और गरीब देशों के बीच में, वो यही कह रहे हैं कि गरीब देश जो है अमीर देशों से, कि अमीर देश इतना ज्यादा जो उनका लाइफस्टाइल, इतना जो लैविश लाइफस्टाइल है, कि उसकी वजह से पर्यावरण फैलता है। लेकिन पर्यावरण ना फैले इसके लिए हमें सादगी से जीना आना चाहिए। तो क्या जब ये खत्म होता है लॉकडाउन, तो हम अपनी सरकारों से मांग करेंगे कि हमें साइकिल ट्रैक्स बनाएं, वो सस्ती साइकिलें अच्छी क्वालिटी की उपलब्ध कराएं, वो हमारे लिए जगह जगह जो बड़े महानगरों में, जहां अभी सुधार इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां प्रदूषण का एक बहुत बड़ा हिस्सा था कंस्ट्रक्शन और उसके साथ ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल क्योंकि बंद है, कंस्ट्रक्शन बंद है, इसलिए आपको पर्यावरण कम दिखाई दे रहा है। तो क्या जब हम दोबारा से लॉकडाउन के बाद जिंदगी शुरू होगी, क्या हम कॉन्ट्रैक्टर्स पर, कंस्ट्रक्शन कंपनीज पर इस बात का दबाव डालेंगे कि वो अपने जो कंस्ट्रक्शन के जो साइट्स हैं उनको कवर करें पूरी तरह, जैसे बड़े अमीर देशों में होता है। और यहाँ तक कि दिल्ली के जो अमीर इलाके हैं, गोल्फ लिंक के इलाके में आप जाइएगा तो वहां आप ऐसे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते जैसे आप नोएडा या गाजियाबाद में करते हैं। ये पूरा अमीर गरीबी का खेल है। तो महत्वपूर्ण बात समझने की ये है कि जब लॉकडाउन के बाद हमारी लाइफस्टाइल दोबारा शुरू होगी तो उस वक्त क्या हम अपनी सरकार पर यह दबाव डालेंगे कि वो हमें सस्ती साइकिलें अच्छी क्वालिटी की मुहैया कराए, साइकिल ट्रैक्स बनवाए और ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पैदा मुहैया कराए जिसमें सामाजिक दूरी भी बनी रहे और हम एक ऐसा अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट हो जिसमें सरकार की ओर से सहयोग हो और वो प्रदूषण न करता हो, राइट। तो इस तरह बिल्कुल। की स्थिति पैदा करने के लिए सरकार को बहुत बड़ी सोच चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। क्या वो कंस्ट्रक्शन कंपनी जिस तरह से निर्माण करती हैं, क्योंकि दिल्ली और बड़े महानगरों में बड़ा प्रदूषण का हिस्सा जो है वो कंस्ट्रक्शन है और या ऑटोमोबाइल है, इंडस्ट्री के अलावा। तो कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोबाइल को कम से कम जो है कंट्रोल करने के लिए क्या वो कंस्ट्रक्शन कंपनियों से कहेगी कि क्या आप उसी तरह से निर्माण कीजिए जिस तरह से आप गोल्फ लिंक में, ग्रेटर कैलाश के इलाके में दिल्ली में करते हैं। वहां तो आप अपनी कंस्ट्रक्शन साइट को ढक के जो है धूल को फैलने नहीं देते हैं। और वहां लेकिन गाजियाबाद और नोएडा के इलाकों में या दिल्ली के जो कम पॉश इलाके हैं वहां पर आप अपनी मनमानी करते हैं, कोई नियमों का पालन नहीं करते। तो ये जो आपका सवाल है कि क्या हम आगे आने वाले दिनों में वायु प्रदूषण के कम रहने की उम्मीद कर सकते हैं, ये सवाल इच्छा शक्ति से जुड़ा हुआ है, हमारी ईमानदारी से जुड़ा हुआ है। और सरकार को क्या आगे पॉलिसी क्या अपनाएगी, क्या वो सबक लेगी इससे जुड़ा। हृदय जी, ये बार बार कहा जाता है, समझा भी जाता है कि विकास और पर्यावरण साथ साथ नहीं चल सकते हैं। शायद ये हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाएगा और हम लोग इतने आदी हो गए हैं जिस तरीके से एक इंसान अपनी जीवन शैली को देखता है कि शायद हम
एक ब्रॉडर पिक्चर नहीं देख पाते हैं। हम ये नहीं देखते कि आज से 10 साल बाद की तस्वीर क्या होगी, हम सिर्फ आगे के 10 दिन या इस एक हफ्ते की बात करते हैं। तो क्या लगता है कि सरकार अगर कुछ ले भी आए कुछ चीजें, तो जब तक कि लोगों में इसको लेकर जागरूकता नहीं होगी और एक सेंसिटिविटी नहीं होगी पर्यावरण को लेकर, तब तक क्या ये पॉसिबल हो पाएगा अगर सरकार चीजें ले भी आए तो? मैं ये नहीं मानता कि सरकार ले भी आए तो लोगों में जागरूकता नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। उल्टी इसकी बात मैं मानता हूं, वो ये कि सरकार को ये तय करना चाहिए कि क्या वो संसाधनों की लूट को रोकेगी या नहीं रोकेगी। क्योंकि ये जरूर है कि विकास परियोजनाओं का एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन ये कहना कि विकास और पर्यावरण दोनों एक साथ एक्सिस्ट नहीं कर सकते, ये भी एक जो लूट में और संसाधनों की जो अति दोहन में लगी हुई जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये उनका फैलाया हुआ एक नैरेटिव है, जिससे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर नदी में ये कहा जा रहा है कोई कारखाना लग रहा है और वहां पर आप प्रदूषण नहीं डालेंगे और आप उसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार करेंगे और मिनिमम पोल्यूट करेंगे, तो उससे नदी बचेगी। लेकिन आज जो आपने इस बात से मुझे याद दिलाया, वायु प्रदूषण के बाद मैं आपको उदाहरण जल प्रदूषण का देता हूँ। नदियों के साफ होने की बात कही जा रही है, में सफाई जो हुई है वो सिर्फ इस बात को लेकर हुई है कि नदियों में इंडस्ट्रियल वेस्ट जाना कम हुआ है, खत्म हुआ है भी नहीं कह रहा हूं। लेकिन क्या नदियों में सीवेज जाना खत्म हो गया है? सीवेज अभी भी नदियों में जा रहा है। अभी हाल में मैंने एक रिपोर्ट की थी जिसमें ये बताया था कि दिल्ली में यमुना की जो कंट्रीब्यूटरी है और दिल्ली के बॉर्डर इलाके में आती है, सहारनपुर से निकलती है और दिल्ली के बाहर यमुना में मिलती है हिंडन नदी। वो नदी बिल्कुल अब भी नाला बनी हुई है, क्योंकि उसमें ज्यादातर पोल्यूशन जो था, 90% पोल्यूशन जो है वो सीवेज है, और वो जाना बंद नहीं हुआ है। और उस नदी में कोई इन्वायरमेंटल फ्लो नहीं है। नदियों में आप बांध बनाएंगे, उनमें आप पानी नहीं छोड़ेंगे और उनमें आप हर तरह का वेस्ट डालेंगे, तो फिर कैसे हम उन्हें ठीक कर सकते हैं? तो यही आपकी बात का जवाब है कि सरकार अगर ये कह रही है कि वो ठीक करेगी, लेकिन लोगों में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो ये मानने वाली बात नहीं है। लोगों में इच्छा शक्ति तो होनी चाहिए, लेकिन सरकार को एक बड़ी पॉलिसी फ्रेमवर्क दिखाना होगा और लोगों के लिए कड़े नियम बनाने होंगे, और कारखाने जो चला रहे हैं उनके लिए और उद्योगपतियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए और जितने लोग हैं उन सबके लिए नियम बनाने होंगे कि वो नदियों को, वो हवा को, वो जमीन को पोल्यूट नहीं करेंगे। जमीन हमारी कितनी पोल्यूटेड है, आप इस बात को देखिए कि पोल्यूशन की जो हम बात कर रहे हैं हवा और जल में हमें दिखता है, लेकिन पोल्यूशन आप कहाँ कहाँ रोकेंगे? आपके पास, आपको मैं जानकारी देता हूँ आपके दर्शकों को, भारत के पास जो है वो 60s में बनाया गया जो है पेस्टिसाइड एक्ट जो है वो अभी तक चल रहा है। इस बार भी पार्लियामेंट में पिछली बार वो पास नहीं हो पाया। अगर जब तक ऐसे एक्ट पास नहीं होंगे तो आपकी जमीन में पेस्टिसाइड जा रहे हैं, आपकी मिट्टी पोल्यूट हो रही है, आपका खाना पोल्यूट हो रहा है, आपकी टेबल पर जो प्लेट पर जो है पोल्यूशन इतनी बड़ी मात्रा में आ रहा है। तो इन सब चीजों को हमें समझना होगा। बिल्कुल। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज की यदि बात करें तो अभी ये जो पिछले 2.5 महीने में लॉकडाउन के चलते भारत में या और भी कई देशों में पर्यावरण में सुधार हुए। हमने देखा कि कई तरीके के जानवर, प्राणी, पक्षी जो कि वैसे शायद नहीं सामने दिखते थे, वो भी दिखने लगे और लोगों ने उसको पर्यावरण से भी जोड़ा। पर क्या ये माना जाए कि जो क्लाइमेट चेंज है, ये तो एक लंबी प्रोसेस है, हमने धीरे-धीरे करके क्लाइमेट चेंज को खराब किया है और वो अभी भी दिक्कत है। अभी भी मई के महीने में 4 बार बारिश हो रही है। तो क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से सुधारा जा सकता है? देखिए, अभी आप अगर डेटा को देखेंगे, मैंने बहुत ज्यादा पिछले कुछ दिनों में डेटा फॉलो नहीं किया है, लेकिन जितना मैंने फॉलो किया था तब तक मुझे याद है कि जब कोरोना अपने पीक में था चाइना में, तो उनके कार्बन इमिशन 25% कम हुए थे, जो कि बहुत बड़ी बात है। और अभी एक जो रिपोर्ट आई है, ताजा रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि इंडिया में कार्बन इमिशन पिछले 40 साल में सबसे कम हुए हैं। लेकिन फिर वही बात है कि ये जो इमिशन का जो डाउन होना है, ये एक दबाव के तहत हुआ है, क्योंकि कारखाने आपको बंद करने पड़े हैं। लेकिन क्या जैसे ही आप वापस आते हैं तो क्लीन एनर्जी के लिए जो आपकी इच्छा शक्ति है वो बनेगी। और क्लीन एनर्जी में भी आपको ध्यान देना होगा कि क्लीन एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि पर्यावरण के लिए, अगर आप सिर्फ क्लीन एनर्जी की बात करेंगे तो सस्टेनेबल रहेगा, क्योंकि उसके लिए आपको मिनरल चाहिए, उसके लिए आपको
अपने पहाड़ खोदने पड़ेंगे सोलर पैनल्स बनाने के लिए। वो सोलर पैनल्स जब होंगे बाद में, तो वो उनको अगर ठीक से रिसाइकिल नहीं किया जाएगा तो वो फिर एक नए तरीके का पोल्यूशन पैदा करेंगे। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो इस वक्त जो बात चल रही है क्लाइमेट चेंज की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अभी जो एक जो रिपोर्ट थी, और हाल में जो इन्वायरमेंटल रिसर्च लेटर ने जो रिपोर्ट छापी थी 2-3 महीने पहले, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो मौसम का लगातार जो फ्लक्चुएशन है, बदलना जो है, वो 20 to 30% जो है आपके इन्फ्लुएंजा के केसेस को, जो H1N1 जो हम कहते हैं, स्वाइन फ्लू जैसे केसेस को बढ़ा रहा है 20 से 30%, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो हमें इस बात का ख्याल भी रखना होगा। हमें इस बात को भी समझना होगा कि पोल्यूशन जैसे जैसे बढ़ेगा, तो कोरोना जिसको अभी हम सोचते हैं कि सिर्फ टच करने से आपस में फैलता है, वो थिक पोल्यूशन के इलाकों में उसका वायरस ट्रेवल करके आप तक पहुंच सकता है और वो ज्यादा कंटेजियस हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है आने वाले वक्त में हमें समझनी पड़ेंगी। और क्लाइमेट चेंज जो है वो एक ऐसी चीज है जिसके लिए इस दौर में सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जब यूएन ये कहता है कि $2 ट्रिलियन की वर्ल्ड इकोनॉमी को नुकसान होने जा रहा है, तो सारे देश खड़े होकर फिर कहते हैं कि चलो अभी हम जो है इन्वायरमेंटल चेंज के लिए को रोकने के लिए जो कमिटमेंट किए थे उनसे वो पीछे हटने की बात करने लगते हैं और फिर से फॉसिल फ्यूल में और कोयले में लौटने लगते हैं। जबकि अभी हमने देखा है कि किस तरह से एनर्जी के मामले में ज्यादा भरोसेमंद एनर्जी जो है वो क्लीन एनर्जी है। कोल की सप्लाई में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सूरज की रोशनी तो आपके पास हमेशा उपलब्ध है, नेचर से विंड आपको हमेशा उपलब्ध है, राइट? तो इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। अ, ये तो अभी की बात हुई। कोरोना ने या इस लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखा दिया है, या एक तरीके से ये कहें कि एक रियलाइजेशन अगर हम करना चाहें तो बता दिया है कि भाई हाँ, आपकी वजह से काफी नुकसान पर्यावरण को हो रहा है। तो इसके बाद किस तरीके के स्टेप्स सरकार भी ले सकती है और हम भी ले सकते हैं जिसकी वजह से हम पर्यावरण को बेहतर कर सके, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हम वायु प्रदूषण देख रहे हैं इस वक्त। हम ज्यादा से ज्यादा हम वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं, पर हर शहर में बड़े बड़े पहाड़ हैं जो कि कचरे के हैं, और आपका जो वेस्ट जा रहा है, अभी भी जो कचरे की गाड़ियां आ रही हैं वो गीला और सूखा कचरा एक नहीं करती। अगर आप अपने घरों में डस्टबिन में अगर गीला सूखा कचरा अलग अलग कर भी रहे हैं तो वो उस डस्टबिन में जाके नगर निगम के डस्टबिन में सब एक हो जाता है। और उसके अलावा प्लास्टिक का इस्तेमाल भी हमारा कम नहीं हुआ है। तो क्या किया जा सकता है इसके बाद कि हम जो भी हमने रिस्टोर किया है इस वक्त में, अगर हम यदि कुछ रिस्टोर कर पाए हैं तो हम वापस वहां तक कम पहुंचे या कोशिश करें कि बेहतर स्थिति हो पाए। आपने दो सवाल उठाए हैं, एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सवाल उठाया है, दूसरा सवाल आपने एयर पोल्यूशन का उठाया है। तो पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब दे दूं। एयर पोल्यूशन में सरकार की नाकामी या उसके निकम्मेपन की पहली बात तो ये समझ में आती है कि सरकार ने जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बनाया, वो बनाया 2019 की शुरुआत में, पिछले साल की शुरुआत में। और उसमें एक साल होने के बाद भी अभी भी जो 250 करीब ऐसे शहर हैं जिनको शामिल नहीं किया गया है उस प्रोग्राम के तहत। पहले तो वो प्रोग्राम बहुत वीक है, दूसरा प्रोग्राम में अभी भी 250 शहर जो उतने ही पोल्यूशन वाले पैरामीटर्स में आते हैं जितने में अभी शामिल किया है, कोई 125 शहरों को उन्होंने शामिल किया है, वो वैसे ही है। दूसरा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो रूल है हमने बड़े लंबे समय बाद 2016 में बनाए। उन रूल्स को आप जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या उन नियमों का पालन हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। अभी भी हमारे जो, अगर आप बंदवाड़ी के इलाके में चले जाएं यहाँ पर गुड़गांव में, तो वो लैंडफिल को देखकर आपको पता चलेगा कि वहां आसपास रहने वाले लोगों की क्या हालत है। गाजीपुर के इलाके में आप लैंडफिल को देखकर आपको तो रीयूज, रिसाइकिल और रिड्यूस का जो फॉर्मूला होता है कि आप तो पहले रिड्यूस करें चीजों को, और जितना आप खर्चा अपना जितना आप यूज कम करेंगे तो उतना कूड़ा कम जनरेट होगा। उसके बाद आप उसको रीयूज करना सीखें, यानी आप पानी की बोतल प्लास्टिक की अगर आपने खरीद भी ली है तो आप उसे तुरंत फेंकें, उसको अपने पास रखें, जितना हो सकता है लंबे वक्त तक उसे यूज करें, और उसके बाद ताकि वो उसमें कम आए, वेस्ट में कम आए। और उसके बाद फिर रिसाइकिल का जो है कि किस तरह से हम रिसाइकिल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो चाहे आप कोई भी तरीका अपनाएं, जो पर्यावरण से या क्लाइमेट चेंज के मामले में कामयाबी वही है जहां जो गांधीयन वे ऑफ लाइफ जिससे कहते हैं, जहां आपको अपने रहने के तरीके को सिंपल करना है। एक घर में हमने देखा है 4-4 कारें भी होती हैं, राइट? और थोड़ी थोड़ी दूरी के लिए भी लोग गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, और हर वक्त आप जो है स्टेपल फूड खाएंगे, पैक्ड
खाना बनाएंगे, खुद नहीं घर में बनाएंगे, तो इन सब चीजों का बड़ा असर होता है। और ये लाइफस्टाइल जो है अमीर देशों का लाइफस्टाइल है, जो धीरे धीरे जैसे जैसे उपभोक्तावाद बढ़ रहा है में अब वहाँ ये बीमारी पहुंच रही है। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया रितेश जी हमसे इस बेहद ज़रूरी मुद्दे पर बात करने के लिए, और आपने जो सारी बातें बताई हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।